नाज़रीन, फ्रांस के सदर, मिस्र के सदर और जॉर्डन के किंग की जानब से एक ज्वाइंट कॉल ट्रंप को की गई है। ये अपनी नौयत की सबसे मुनफरिद कॉल है जो ट्रंप को की गई है। गजा के अंदर इमीडिएट सीज़फायर का कहा गया है और ये किसी बड़े यूरोपियन लीडर की जानब से पहली इस नौयत की मुदाखलत है जिसमें यूरोप जो है वो अमेरिका को कॉल कर रहा है, ट्रंप को कॉल कर रहा है और गजा में सीज़फायर जो है वो डिमांड कर रहा है। और ये ज्वाइंट कॉल हुई, जॉर्डन के किंग भी मौजूद है, इजिप्ट के सदर भी मौजूद है और फ्रांस का सदर भी इसके अंदर मौजूद है। बड़ी खैर मामूली ये कॉल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और नेतन्याहू जो है वहां पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। ठीक है, नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप के साथ होना थी, वो वहां पर जो है वो कैंसिल हो गई और तुर्की और इजराइल जो है वो तेजी के साथ जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और शाम के अंदर टर्की जारी बात है नहीं लड़ना चाहता इजराइल से, लेकिन जो खुद सूरत हाल टर्की ने पैदा की है, अब उसमें दो ही सूरतें हैं। या तो वो शाम को सरेंडर करेगा इन फ्रंट ऑफ इजराइल, या फिर शाम को अपनी सोवरेनिटी और डिग्निटी के लिए और अपनी इंटीग्रेशन के लिए लड़ना होगा और टर्की को ये जंग जो है वो लड़ना होगी, क्योंकि इस सब का जिम्मेदार वही है। अब नाज़रीन, इजराइल जो है वो बेसिस के ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा है, सीरिया के अंदर मुसलसल स्ट्राइक्स कर रहा है। और एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि जिन बेसिस के ऊपर टर्की अपनी प्रेजेंस करने जा रहा था, अपनी फोर्सेस को यहां पर मोबिलाइज करने जा रहा था, उन बेसिस के ऊपर इजराइल की जानिब से अटैक कर दिया गया है और वो बेसिस अब यूजेबल नहीं है। यानी जहां जहां पर टर्की आ रहा था उसके आने से पहले ही, और टर्की के ऑफिशियल जब वो कुछ बेसिस का विजिट करने जा रहे थे, उनके विजिट से कोई 1-2 घंटे पहले ही उन बेसिस के ऊपर जब अटैक कर दिया गया। तो यहां पर इतनी ज्यादा कशीदगी। और फिर ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई उसके अंदर नेतन्याहू की जानिब से ईरान को धमकी लगाई गई, टर्की को धमकी लगाई गई है और गजा के अंदर फिलिस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट की जब वो बात की गई है। ये एरोगेंस की इंतहा है कि एक वो शख्स जो वॉर क्रिमिनल है, जो आलमी अदालत ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है, जो एक जेनोसाइड कर चुका है और एक जेनोसाइड का नया फेस कर रहा है, और वो एक बार फिर बैठकर जब वो धमकियां लगा रहा है 3 इस्लामी मुल्कों को, 4 मुल्कों के अंदर तो इस वक्त जो है वो बमबारी की जा रही है। तो ये एक बड़ा खतरनाक ये एक मरहला है जिसको हम देख रहे हैं। यमन की जानिब से फिर अटैक किया गया, यमन की जानिब से तल अवीव पर अटैक किया गया है और इधर फिर अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया गया। और जब नेतन्याहू वहां पर मौजूद है तो तल अवीव के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे जो है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं और इजरायली जो बड़े टेक एक्सपर्ट्स और बड़े काबिल तरीन सेटलर्स हैं वो यहां से तेजी के साथ हिजरत इस वक्त कर रहे हैं। ट्रंप की जो ट्रेड वॉर है वो और इंटेंसिफाई हो चुकी है और इसके असरात जब वो दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। देखिए, सैंक्शंस लगती हैं, कभी टैरिफ लग जाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें हमेशा से चलती रहती हैं, ठीक है, लेकिन वो टारगेटेड होती हैं किसी एक मुल्क के ऊपर, किसी 2 मुल्कों के ऊपर। लेकिन इस लेवल का होना, ठीक है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानों को मुतासर करने जा रही है। इसलिए दुनिया का हर शख्स जो है इस वक्त देख रहा है कि ये मामला किस तरह से अनफोल्ड होता है। तमाम गवर्नमेंट्स इस वक्त देख रही हैं कैसे अनफोल्ड होता है। अब जरा देखिए अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। ट्रंप को मैड किंग उन्होंने कह दिया। अमेरिकन ने ट्रंप को मैड किंग कह दिया है, वो किंग जो आखिर में किसी एम्पायर के आखिर में आता है और अपने फैसलों से पूरे एम्पायर को खुद ही तबाह कर देता है। तो ये मैड किंग का खिताब जो है वो इस वक्त ट्रंप को दे दिया गया है। ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि वो 50% टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर लगाएगा। जो पहले अमेरिका ने 34% लगाया, आगे से चाइना ने 34% लगा दिए। उसके जवाब में अब ट्रंप ये कह रहा है कि वो 50% टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर लगा देगा। दिस इज मैडनेस। अब देखिए, $295 बिलियन यानी ऑलमोस्ट $300 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं जो चाइना से अमेरिका जा रही हैं। $300 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। तो 34% पहले लग गए और 50% की अब वो बात कर रहे हैं। भाई, चाइना की तो एक भी चीज अमेरिका में बिकने वाली नहीं है। भाई, ये जो पेंसिल है ये अगर 10 रुपए की थी तो ये अगर हो गई है 30 रुपए की या 50 रुपए की, व्हाटसएवर, तो ये पहुंच से दूर हो चुकी है। तो वहां पर जो अमेरिकन मेड पड़ी होगी पेंसिल, वही वहां पर खरीदी जाएगी। चाइनीज तो कोई प्रोडक्ट वहां पर बिकने वाली नहीं है अमेरिका में। $300 बिलियन की प्रोडक्ट्स जो है वो काबिले सेल ही नहीं है अमेरिका के अंदर। तो 300 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे कितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कितने लाखों लोग जो है वो काम कर रहे हैं, कितनी नौकरियां, कितना रोजगार, कितनी जॉब्स, मुलाजमतें इसके साथ वाबस्ता हैं, कितनी फैमिलीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इस $300 बिलियन के साथ वो काबिले सेल ही नहीं है अमेरिका के अंदर। तो इसका नतीजा जो है वो क्या निकलने जा रहा है। और इवन फिर जो अमेरिका के ऊपर आगे से चाइना लगा रहा है, तो अमेरिकन की जो इतनी बड़ी ट्रेड है चाइना के अंदर, वो भी फिर काबिले सेल नहीं होगी यहां पर, ठीक है। तो देखिए, ये जो हुआ ना, इसको समझना, और अभी चीजें चूंकि अनफोल्ड हो रही हैं और इसका दायराकार इतना वसी है कि इसको समझना अभी मुश्किल है, जिस तरह से चीजें जो है वो अनफोल्ड होती चली जा रही है। अब देखिए, ये प्रॉपर वॉर है
और इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान जब इस लेवल के ऊपर इंटेंसिटी चली जाती है, अब देखिए अमेरिका की पॉलिसी जो है वो चाइना को कंटेन करना ही था ना, चाइना की उभरती हुई ताकत को रोकना था। तो वो क्या पहली बार ही वो बम मारेंगे वहां पर जाकर? भाई वो कोई तरीका ही इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये प्रॉपर हॉट वॉर है, प्रॉपर हॉट वॉर है जो इस वक्त चाइना के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। और फिर जारी बात है पूरी दुनिया भी इसके लिबेड़ में है, लेकिन ये पहला बुनियादी मकसद जो है वो चाइना ही को कन्फ्रंट करना है। अब देखिए एक तरफ जंगी मशकें, चाइना के इर्द गिर्द मिसाइल डिप्लॉय किए जा रहे। भाई जंगी मशकों का क्या मकसद है? ये प्रॉपर हॉट वॉर का आगाज हो चुका है। और जब इस नहज के ऊपर मामला चले जाते हैं तो फिर ये बात जहन में रखिए कि फिर जो बरह रास्त मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है उसको भी होने में ज्यादा देर नहीं लगती। मामला तो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। भाई अमेरिका, ट्रंप कह रहा है 50% टैरिफ लगाएंगे। और ट्रंप को मुझे बताइए दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है 50% टैरिफ लगाने से चाइना के ऊपर? तो फिर चाइना आगे से क्या जवाब देगा? ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल तरीन टाइम है जिसमें बहुत सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, जिसमें से जंगें हो सकती हैं, डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, मैप से रिड्रॉ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इकोनॉमी के ऊपर ही आपका सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। इकोनॉमी हिल गई तो सब कुछ हिल गया। और अगर आप पिछली सदी के अंदर जाते हैं तो फिर जंगों की वजह से जो हालात पैदा हुए, जैसे इकोनॉमी तबाह हुई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? बहुत सारी हमने राइट विंग की जो तहरीकें हैं वो हमने देखी हैं, और उन राइट विंग की तहरीकों ने मजीद जंगें पैदा की। इवन जो वर्ल्ड वॉर थी वो भी कुछ राइट विंग की जंगों ही का नतीजा थी। ठीक है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो ये बहुत कुछ होता है, यानी देखें बहुत सारे यहां पर कोई लिबरलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, फ्री ट्रेड है, इसके तहत मुख्तलिफ ऑर्डर के तहत जो है वो दुनिया चल रही थी। तो वो फ्री ट्रेड भी गई, वो ग्लोबलाइजेशन भी गई, वो लिबरलिज्म भी गया। तो अब कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत आगे दुनिया ने चलना है? यानी ये सब चीजें तो फारिग होंगी जिसके तहत दुनिया की कनेक्टिविटी थी, जिसके तहत दुनिया की ट्रेड थी, जो दुनिया ने बैठकर तमाम कमिटमेंट्स दी थी और अमेरिका की लीडरशिप के अंदर कि भाई ऐसे होगा और ऐसे दुनिया चलेगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, वो है, वो सब फारिग हो गया। तो इसलिए ये बड़ा क्रूशल टाइम है, ये आलमी जंग की तरफ भी लेकर जा सकता है। नहीं तो आलमी जंग अगर फिलहाल नहीं भी हो रही तो बहुत बड़े बहरान और कई एक जंगों से इस वक्त जब हम गुजरने जा रहे हैं, और खुद अमेरिका इन हालात के अंदर तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तमाम सूरत हाल आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और देखिए 7 अक्टूबर के वक्त अमेरिका ने कहा था कि 7 अक्टूबर से पहले अमेरिका ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमने जो अचीव करना है वो कर लिया है। ठीक है, अब देखिए 7 अक्टूबर से पहले दुनिया कहां पर खड़ी थी, आज दुनिया कहां पर खड़ी है, कितने बड़े बहरानों के अंदर खड़ी है। और फिर गजा की जंग ने जो एक और बहुत बड़ा काम किया, मौजूदा जनरेशन को, खासकर इस्लामी दुनिया की जो जनरेशन है उसको जो है वो गफलत से जगाया और दिखाया कि मतलब दुनिया क्या है, इसकी हिस्ट्री, ये वो। देखिए दुनिया क्या सोच रही थी, और यंगर जनरेशन खास तौर पर मतलब वो आईटी में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है आगे पीछे, वो इन्वॉल्व है, इतना हिस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं है। अच्छा आप देखते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है, कहीं भी जुल्म होता है, हाईलाइट होता है और उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है। ये सारी चीजें, भाई दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। माजी में बड़ी ब्रुटैलिटीज हुई, माजी के बड़ी वहशतनाक तारीख हमने देखी, लेकिन आज हम बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं, बड़ी तरक्की कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, कुछ हमने बैठकर अहद कर लिया है। मिसाल के तौर पे जेनोसाइड के ऊपर सारी दुनिया ने बैठकर अहद किया कि जेनोसाइड जहां भी होगी, जिन भी लोगों के साथ होगी, जिस भी खित्ते में होगी, उसको बिला इम्तियाज कंडेम किया जाएगा, उसको हाथ से रोका जाएगा। लेकिन गजा में नहीं रोका गया, तो इसने दुनिया को पीछे रिवर्स किया है। उस दुनिया के अंदर जिसमें कोई लॉज नहीं है, कोई कमिटमेंट्स नहीं है, किसी चीज का कोई आप कह लें कि लिहाज नहीं है, उस दुनिया के लिए रिवर्स किया है। जो एक समझा जा रहा था कि नहीं आज के लोग जो है वो सिविलाइज्ड हैं और आज हम मूव ऑन कर चुके हैं और हमने ऐसे इदारे बना लिए हैं, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आलमी अदालतें हैं, मीडिया है, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं, मतलब अब कोई जेनोसाइड नहीं हो सकती है, अब कोई जेनोसाइड नहीं हो सकती। ये दुनिया का एक वहम था जो गजा में जो है उस वक्त टूटा है। तो इसलिए अब वो तो सारा कुछ खत्म हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया। अब एक नई दुनिया तश्कील होनी है, वो कैसे होगी? मजीद जंगों, मजीद बहरानों से, और पता नहीं आगे कौन कौन से मराहल हैं। अभी तो गजा की जंग जारी है और गजा की जंग अगर मजीद एक्सपैंड होती है, एक भी अगर मिडल ईस्ट की जो रियासत है अगर इसके अंदर ड्रैग हो जाती है तो फिर ईरान के ऊपर हमला सर के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा अब बात यह है कि कायरो के अंदर समिट हुआ है जिसमें किंग ऑफ जॉर्डन, जिसमें फ्रांस के सदर और मिस्र के सदर जो हैं वो शरीक हुए, और इस समिट का जो एलामिया आया है फिल फॉर सीज़फायर की जो बात की गई है। अच्छा इसके फौरी बाद जो है वो एक ज्वाइंट कॉल हुई है
इसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत है और बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप के साथ ये कॉल हुई है। ये अमेरिकी मीडिया बता रहा है। ये हो सकता है कि मीटिंग से पहले ना हुई हो, लेकिन कॉल, इंपॉर्टेंट बात, वो पहले हुई है बाद में हुई है, लेकिन ये कॉल हुई है। और इसके बाद वहां पर वाशिंगटन में फौरी क्या हुआ है कि नेतन्याहू के साथ जो प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हालांकि लिमिटेड और बड़े प्लान्ड किस्म के सवालात होना थे कि क्योंकि वो पूरा सामना नहीं कर सकते, तो लिमिटेड सवाल होना थे, लेकिन बहरहाल वो भी कैंसिल हो गए। ये जरा 2-3 हेडलाइंस देखिए। लीडर्स ऑफ द इजिप्ट, फ्रांस एंड जॉर्डन डिस्कस्ड इन अ कॉल विद प्रेसिडेंट ट्रंप इंश्योरिंग अर्जेंट सीज फायर इन गाजा स्ट्रिप। अर्जेंट सीज फायर इन गाजा स्ट्रिप। ये तीनों मतलब यहां टेबल पर बैठे हुए हैं, एक फोन है और तीनों मिलकर जो ट्रंप के साथ बात कर रहे हैं। फिल फॉर गाजा के अंदर सीज फायर। The 4 leaders discussed ways to restore the ceasefire in Gaza immediately during the call. Trump made phone calls to the French and Egyptian president and the king of Jordan before meeting with Netanyahu. अच्छा, अब देखिए इस कॉल का इंपैक्ट क्या है। मतलब जॉर्डन के किंग होकर भी आए हैं, कॉल पर बात भी होती है, मिस्री सदर की भी अभी 4-5 दिन पहले कॉल के ऊपर बात हुई है, लेकिन इन सब का ज्वाइंट कॉल करना ट्रंप को और फिर फ्रांस के सदर का उसके अंदर मौजूद होना, देखिए ये पहली इस नौयत की बाकायदा मुदाखलत है जो यूरोपियंस की जानिब से सामने आ रही है। और ये उस तब्दीली का आपके सामने पहला सबसे बड़ा मुजाहरा है जो हम ये बात कर रहे हैं कि यूरोपियंस अब उस पोजीशन में नहीं है कि वो बेलगाम इसराइल को छोड़ दें। इसराइल जब जैसे मर्जी करता फिरे, वो मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ अपनी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें इसराइल शामिल नहीं है, बल्कि वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को रीशेप कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट को अब वो इस अंदाज में नहीं देखते कि इसराइल का कहां बेनिफिट है, इसराइल किसके साथ चाहता है तो हम ताल्लुकात बनाएंगे, नहीं, अलग से। अब मिस्र के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, तो मिस्र तो इस वक्त ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर खड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किधर गई? तो फिर बचाना है ना मिस्र को, आकर उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इकदाम उठाने हैं। इससे पहले तो कोई यूरोपियंस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब वो मिडिल ईस्ट के मालिक के साथ नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? लेकिन ये जो तब्दीली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ये पहला मुजाहरा है कि वो बाकायदा बैठकर इसमें मुदाखलत कर रहे हैं। गजा के लिए पहली कॉल है जो यूरोपियंस की जानिब से गई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ट्रंप आगे से रोक देगा, ट्रंप क्या फैसला करता है उसको फिलहाल साइड के ऊपर रखें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से मुदाखलत हुई है कि फिल फॉर गजा के अंदर जो है सीज़फायर करवाया जाए। और ये इस बात का सबूत है कि ये जो जंग है कितनी देर इसराइल खींच सकता है। जब इतना प्रेशर बढ़ गया है तो देखिए ये कोई जंग 10-15 दिनों की तो है नहीं, 1 महीने की तो है नहीं कि इसराइल जैसे तैसे करके इसको खींच लेगा। भाई आज के 10 दिन के बाद फिर मुदाखलत होगी और ज्यादा बढ़कर जो है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी कहीं आ जाएगा, तो ज्यादा मतलब वो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो इसराइल जो जंग कर रहा है वो तो ईयर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी की वॉर है, कई साल के ऊपर मुबनी ये जंग है। फलस्तीनियों को डिस्प्लेस भी कर दिया जाएगा तो ये जंग बल्कि उससे और फैल जाएगी। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस तो फिर भूल जाना मिडिल ईस्ट के अंदर, और यूरोपियन ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। और वहां नेतन्याहू की मीटिंग, इधर से ये कॉल, और तल अवीव के अंदर इसके साथ ही मुजाहरे हो रहे हैं। यानी ये सारी चीजें इस बात का सबूत हैं कि लंबी जंग इसराइल कैसे चला सकता है। अंदरूनी प्रेशर, बैरूनी प्रेशर, सारे मामला। Thousands demonstrate in Tel Aviv Theater Square to demand a deal to return the prisoners. Marches block main roads in Tel Aviv. ठीक है, ये वहां पर हुआ है। और फिर आप एक और रिपोर्ट देखिए कैसे जो इजरायली टेक एक्सपर्ट्स हैं, उनके काबिल तरीन सेटलर्स हैं, वो इसराइल को तेजी के साथ छोड़कर यहां से जा रहे हैं और इसको उन्होंने एक्सोडस का नाम दिया है, इजरायली हाई टेक एक्सोडस। ये एक्सोडस बेसिकली वो इजिप्शियन एक्सोडस जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इनकी जो कौम है वो वहां से निकली थी, उसको एक्सोडस कहा जाता। तो ये कह रहे हैं इजरायली हाई टेक एक्सोडस, ठीक है ना, मतलब यहां से भी अब ये एक्सोडस हमारा हो रहा है, हिजरत हमारी हो रही है। तो 8,1300 वर्कर्स लेफ्ट सिंस October 7. The report described the situation as deeply concerning and indicative of the state of the high tech sector heading into 2025. बड़ी कंसर्निंग है, रेजिंग ट्रेंड के हाई टेक जो वर्कर्स हैं वो रेलोकेट कर रहे हैं अब्रॉड ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी। भाई इस तरह से जो इसराइली हैं वो यहां से भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, तो कितनी देर ये जंग जारी रखेंगे? भाई ये यहां पर सिक्योरिटी तो वो नहीं दे सकते, इन्वेस्टमेंट्स कहां से आएंगी? जो उनके काबिल तरीन लोग हैं वो इस तरह से जा रहे हैं, भाई सेफ्टी सिक्योरिटी होगी तो वो रहेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू जो है वो 2 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर लेगा और इसराइल जो है हेजेमोनिक पावर बन जाएगा, फिर सब सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये लंबी जंग है
हमास लड़ती रहेगी, किसी और फॉर्म में लड़ती रहेगी, हूतीज लड़ते रहेंगे, कोई और तंजीम आ जाएगी, लंबी जंग जो है वो चलती रहेगी। ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इन ममालिक को फौरी इंटरवेंशन करनी है, ये जंग रुकवानी है, या फिर ये तमाम ममालिक जो है वो भी जंग के अंदर चले जाएंगे और यूरोपियंस के लिए और ज्यादा मसाइल जो है यहां पर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगली बात यह कि नेतन्याहू की ट्रंप के साथ मीटिंग हुई और उसमें ओवल ऑफिस के अंदर मीडिया टॉक की गई। जब मुलाकात होती है तो ओवल ऑफिस के अंदर एक छोटी सी मीडिया टॉक होती है, वो 5 मिनट की भी हो सकती है, वो 10 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी हो सकती है। तो एक मीडिया टॉक वहां पर हुई, उसके बाद फिर बिहाइंड द क्लोज डोर से मीटिंग होती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो यहां ओवल ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई, फिर वो उठकर चले गए और उसके बाद जब ये मीटिंग हो रही थी बिहाइंड द क्लोज डोर तो खबर आई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कैंसिल हो गई है। तो कुछ अंदर गड़बड़ हुआ। अच्छा, जो भी हुआ, लेकिन नेतन्याहू ने जो ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप के साथ धमकियां लगाई, एक तो गजा को वही तकबराना अंदाज के फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाएगा और कहा, यह माना कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते के अंदर हैं और देखो ये फ़लस्तीनी जो है वो तो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं और ये कितनी अच्छी बात है कि जो अपनी मर्जी से जाना चाहता है उसको जाने दिया जाए। मतलब कि ये जो मनाजर हैं और ये जो अल्फाज हैं ये तारीख से मिटाए नहीं जा सकेंगे। बम मारो, ठीक है, हेल्थ सेक्टर को तबाह कर दो, हॉस्पिटल्स तबाह कर दो, रेस्क्यू वर्कर्स को ख़त्म कर दो, ठीक है, एड वर्कर्स को ख़त्म कर दो, खाना रोक दो, बिजली रोक दो, बम मारते रहो, उसके बाद कहो कि ये तो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, ये तो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये इजराइल अपने आप को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है, उसके पास पावर है, लेकिन ये कितनी देर चलेगी, इजराइल इसके साथ कायम नहीं रह सकता, ये वक्त साबित करेगा। टर्की को भी धमकी लगाई गई, टर्की को ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर नेतन्याहू ने धमकी लगाई है। ये वही टर्की है जिसने इजराइल के साथ मिलकर पिछली गवर्नमेंट, पिछले रिजीम को जो है वो गिराया है और सीरिया के अंदर ये सूरत हाल पैदा की। ये टर्की ने इजराइल के साथ मिलकर किया। उस टर्की को इजराइल जो है वो ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर धमकी लगा रहा है, हालांकि टर्की नेटो का मेंबर है और वो कह रहा है कि टर्की को हम किसी तौर पर सीरिया के अंदर आने नहीं देंगे, ठीक है। फिर तीसरी धमकी जो है उसने ईरान को लगाई और कहा कि किसी सूरत जब ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। और फिर जो उसने बात की बड़ी अहम है और उसने कहा कि आपको पता है ये इनके किस तरह से मकारी और सारे, हम तो जी बड़ा अच्छा पीस को समझते हैं और डिप्लोमेसी देखो कितनी अच्छी चीज है। अच्छा, इसने वहां पर यह बात की कि जैसे लिबिया के साथ डिप्लोमेसी के जरिए उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जब वो रोल बैक कर दिया गया था मुकम्मल तौर पर, तो कहता बड़ी अच्छी बात है, अगर ईरान का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम जब अगर रोल बैक हो जाता है लिबिया की तरह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर लाजमी उसके ऊपर हमला होना चाहिए। अच्छा, वो ईरान पहले ही कह चुका है कि लिबिया स्टाइल जो हमसे रोल बैक करवाया जा रहा है, देखिए अमेरिका ये चाहता है और वो इजराइल की डिमांड्स के ऊपर, हालांकि जो पुरानी डील हुई थी न्यूक्लियर उसके अंदर से अमेरिका निकल गया था लेकिन यूरोपियंस पावर शामिल थी, वो डील अभी तक इंटैक्ट है, वो यूरोपियंस उसमें शामिल हैं, अमेरिका निकल गया था। तो ये तो अब नई डिमांड्स है ना, जो थ्रू नेतन्याहू आई हैं, जो थ्रू इजराइल आई हैं। अब उसमें अमेरिका की डिमांड यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तरह से खत्म कर दे कि वो मुस्तकबिल में भी उसको कभी ना बना सके, इस तरह से रोल बैक कर दे। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब कल को कि कोई भी बहाना बनाकर अमेरिका और इजराइल जब दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर देंगे तो कौन रोकेगा उस वक्त। उस लिबिया के साथ हुआ ना, तो ये तो ईरान ने वाज़ेह कर दिया है। लेकिन ईरान की जानिब से इस स्टेटमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ये यकीनी बना रहा है कि अगर डिप्लोमेसी, मतलब सो कॉल्ड डिप्लोमेसी, अगर ये बात नहीं बनती तो फिर लाजमन ईरान के ऊपर जो है अटैक हो। इस चीज को नेतन्याहू जो है यकीनी बना रहा है। तो बहरहाल ट्रंप क्या करता है, आगे हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये उसने बैठकर वहां पर जो है वो धमकी लगाई है। लेकिन हकायक इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जमीनी हकायक। अब देखिए मुजाहरे हो रहे हैं, लोग छोड़कर जा रहे हैं, हमास मौजूद है, हूतीज ने फिर मिसाइल मार दिए। इस सारे दरमियान जब यहां पर ये सारी धमकियां हो रही थी, हूतीज ने फिर मिसाइल मार दिए, तल अवीव के ऊपर उन्होंने अटैक किया, तल अवीव के साथ जब उन्होंने उधर रेड सी के अंदर अटैक किया। यमनी आर्म्ड फोर्सेस अटैक मिलिट्री टारगेट्स इन ऑक्युपाइड याफा एंड रेड सी, और इसके अलावा यूएवी यूनिट ने ये सर अंजाम दिया, और इसके अलावा मिसाइल और ड्रोन्स है वो अमरीकी जो जंगी बेड़े हैं उसके ऊपर मारे गए हैं। तो ये एक सूरत हाल होगी। हम टर्की की बात कर रहे थे और सीरिया की बात कर रहे थे, वहां पर टर्की और इसराइल जो है वो जंग में काफी करीब आते चले जा रहे हैं। वहां पर सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि देखिए इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है, इसराइल किसी सूरत टर्की को सीरिया में नहीं आने देगा, किसी सूरत नहीं आने देगा। अब या तो टर्की को सामना करना है जो वो नहीं करना चाहता, ठीक है, तो या फिर सीरिया को सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर से मुराद ये होगा कि सीरिया एक लिबिया बनेगा,
और लीबिया बनेगा तो टर्की के लिए मुसलसल इंस्टेबिलिटी का कॉज होगा और टर्की की ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। अब देखिए नेतन्याहू ओवल ऑफिस में बैठकर टर्की को धमकी लगा रहा है और अभी रिपोर्ट में यह पता चला है कि कैसे वो 3 बेसेस जिसके ऊपर टर्की आ रहा था और उसके ऑफिशियल्स विजिट करने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने उसको उड़ा दिया। यानी विजिट हो रहा था, टर्की की फोर्सेस पहुंचने वाली थी वहां पर, मतलब वो बेसेस प्रॉपर टर्की लेने जा रहा था, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अनयूजेबल इस वक्त बन चुके हैं और इजराइल ने कहा बिल्कुल टर्की की प्रेजेंस हम यहां पर कबूल नहीं करेंगे। इजरायली स्ट्राइक्स ऑन सीरियन बेसेस आयड बाय टर्की सिग्नल रीजनल फेस ऑफ, यानी फड्डा पड़ने वाला है टर्की और इजराइल का। टर्की हैड स्कोप्ड आउट लास्ट 3 एयर बेसेस इन सीरिया फॉर पॉसिबल फोर्स डिप्लॉयमेंट अंडर अ प्लान्ड ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट बिफोर इजराइल लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स ऑन द सेम साइट्स। उन्होंने 3 जो बेसेस हैं उनको सिंगल आउट किया कि यहां पर अपनी फोर्सेस जो है डिप्लॉय करेंगे डिफेंस पैक्ट सीरिया के साथ उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और उन्होंने उन 3 बेसेस के ऊपर अटैक कर दिया है। और इसके अलावा एक प्लान विजिट होने जा रहा था T4 के ऊपर, पल्मेरिया के ऊपर, और ये कैंसिल हो गया आफ्टर इजराइल स्ट्रक बोथ बेसेस जस्ट और सुपीरियर। यानी टर्की के ऑफिशियल सीरिया पहुंच गए थे, वो इन बेसेस की तरफ जाने वाले थे, उनके जाने से कोई 1-2 घंटे पहले जब उन्होंने उन बेसिस के ऊपर अटैक किया, भाई माना करने जा रहे थे ना, उसके बाद टर्की की फोर्सेस ने जाकर वहां पर डिप्लॉयमेंट होना था। और T4 के अंदर उन्होंने रनवे, उसका टावर और हैंगर के अंदर खड़े हुए प्लेन्स, ये सारे जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। इट वाज अ टफ मैसेज दैट इजराइल विल नॉट एक्सेप्ट द एक्सपेंडेड टर्किश प्रेजेंस। T4 इज टोटली अनयूजेबल नाउ। तो ये जनाब उस चीज का नतीजा है जो टर्की की जानिब से मास्टर क्लास जो प्लान है वो खेला गया। हम ना ही कोई पिछले रिजीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही किसी और चीज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उस टाइमिंग की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इस सूरत हाल के अंदर टर्की ने इजराइल के साथ मिलकर यह फैसला किया। ये कौन सी स्ट्रेटजी थी इस सूरत हाल में इजराइल के साथ मिलकर फैसला करना? आप देखें इजराइल बड़ी पार है या टर्की बड़ी पार है? एक तरह से इजराइल डोमिनेटिंग पार है ना, अमेरिका उसके साथ है, तो इजराइल अपने मकासद पूरे करेगा या टर्की को पूरे करने देगा? तो ये इतनी बात ये कैलकुलेट नहीं कर सके भाई। अगर आप इजराइल के साथ मिलकर एक इकदाम करने जा रहे हैं तो इजराइल अपने मकासद पूरे करेगा या आपके मकासद पूरे होने देगा? और इजराइल क्या उसके साथ किसी किस्म का किया हुआ अहद, कोई जुबान कोई टिकती है? ठीक है, तो अब फिर नोट करें कि जब शुरू वाले दिनों में इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था, एडवांस कर रहा था, टर्की का एक बयान भी नहीं आया, ठीक है। बाद में जो है वो बयान उनके आना शुरू हुए जब उनको पता चला कि अच्छा ये तो मतलब मामला कुछ और जा रहे हैं। क्योंकि एक और बात हुई थी कि इजराइल ने दरमियान में एक मैसेज कन्वे किया टर्की को कि हम तो बड़ा आरजी से यहाँ सीरिया में हैं, बस आरजी से हम थोड़ी सी देर के लिए आए, हम चले जाएंगे। फिर टर्की खामोश हो गया। बाद में उनको पता चला कि नहीं, तो हमारे साथ तो कोई और गेम हो गई है। तो इतना इन्होंने जब वो इजराइल के ऊपर ट्रस्ट किया, तो अब ये सूरत हाल टर्की के अंदर पैदा हो चुकी है। गजा के अंदर डिस्प्लेसमेंट का प्लान है, ईरान जंग अपनी जगह के ऊपर खड़ी हुई है और मॉस्को के अंदर अभी कुछ घंटों के अंदर जो है वो मीटिंग होने जा रही है। और ट्रेड वॉर की सूरत हाल ये है कि चाइना को ट्रंप ने धमकी लगाई है 50% टैरिफ के साथ। ये मैडनेस है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मतलब एक ऐसी कन्फ्रंटेशन, एक ऐसी इंटेंसिफिकेशन, एक ऐसी एस्केलेशन जो इन बड़ी बड़ी ताकतों की डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के अंदर भी लेकर जाएगी, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिट कर देगी ना। देखें, वो जो चाइना से माल अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से जो है वो चाइना जा रहा है, उसके अंदर की पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके अंदर इंगेज है ना, वो सारी दुनिया की इकोनॉमी मुतासर होने जा रही है। फिर यूरोपियन प्रोडक्ट्स अमेरिका नहीं जा सकती, अमेरिका की यूरोप नहीं आ सकती, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त हिलने जा रही है। इसका आउटकम क्या होगा, बहुत खतरनाक निकलने वाला है। और फिर चाइना ने जो वो रेयर अर्थ मिनरल्स रोक लिए हैं अमेरिका के, उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल बढ़ा लिया है। तो फिर अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स तो चाहिए क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसके लिए फिर वो ग्रीनलैंड के ऊपर हमला कर लेंगे। ऐसी सूरत हाल में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है ना, दुनिया एक ज्यादा बड़ी तबाही की तरफ इस वक्त जा रही है। और यूक्रेन की जंग वैसी की वैसी, वो वैसी की आगे रशिया बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और यूरोपियंस को समझ नहीं, अभी यूरोपियंस ये भी कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट रशिया के साथ मुज़ाकरात कर लें। वो पहले फौजी भेजने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं डायरेक्ट रशिया के साथ बात कर लें। तो वो भी वहां पर अभी कुछ उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। इंपॉर्टेंट बात यह कि गजा के अंदर फिलफौर जंगबंदी होनी चाहिए। और ये जो आज इन्होंने कॉल की है ट्रंप को, इससे आपके सामने ये सबूत है कि इनको भी पता है कि ये ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। अगले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर
इनकी गवर्नमेंट्स कोलैप्स हो सकती हैं, ये ड्रैग हो सकते हैं, मतलब जो भी करना है इनको जल्द करना है, कितनी देर ये खींच कर रख सकते हैं। ये कॉल बताती है कि मामला कितने संजीदा हो चुके हैं। तो ये हमने चीजें आपके सामने रखी हैं, आपने राय से लगा करें। फिलहाल के लिए हमें इजाजत है, अल्लाह हाफिज।